सीमेंट उद्योग, ये सीमेंट उद्योग, देखो साहब ये सीमेंट उद्योग, सीमेंट आधारभूत उद्योग है। सीमेंट उद्योग कैसा उद्योग है? आधारभूत उद्योग। ठीक है, देखो सीमेंट का आविष्कार 1824 में इंग्लैंड में, कहां पर? इंग्लैंड में, इंग्लैंड में हुआ था। कब हुआ था? 1824 में इंग्लैंड में हुआ था। आधारभूत उद्योग है। और इंग्लैंड में भी एक स्थान है पोर्टलैंड। इंग्लैंड का स्थान क्या है? पोर्टलैंड। पोर्टलैंड में, कहां पर? इंग्लैंड के पोर्टलैंड में। और व्यक्ति था जोसेफ। जोसेफ नामक व्यक्ति ने इसका आविष्कार किया था सबसे पहले। ठीक है, अच्छा साहब, अब जब पोर्टलैंड में जोसेफ नामक व्यक्ति ने इसका आविष्कार किया था इंग्लैंड में, तो आज देखो अपने सीमेंट की एक वैरायटी है, और या फिर सीमेंट है, पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं आज इसी वजह से इसको। ठीक है, और भारत में आधुनिक स्वरूप का पहला कारखाना, और भारत में इसका जो पहला कारखाना था वो 1904 में, अंग्रेजों के जमाने में ही। किसके जमाने में? अंग्रेजों के जमाने में ही। तमिलनाडु किसी दिन जब मानचित्र बताएंगे, जब बताएंगे आपको महानगर, तमिलनाडु में। और तमिलनाडु की राजधानी क्या है जानते हो आप? नहीं जानते हो? चलो कोई बात नहीं है, जिस दिन मानचित्र बताएंगे जब आपको सारी राजधानियां बताएंगे। और तमिलनाडु के और चेन्नई में लगाया गया था आधुनिक भारत का। देखो ये चेन्नई है ना, पहले इसका नाम क्या था? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मद्रास था। भारत में सीमेंट का आधारभूत उद्योग, आधुनिक जो उद्योग लगा था, वो 1904 में तमिलनाडु के चेन्नई में लगाया गया था। सीमेंट एक आधारभूत उद्योग है। इसका आविष्कार 1824 में इंग्लैंड के पोर्टलैंड नामक स्थान पर जोसेफ नामक व्यक्ति ने किया था। समझ में आई बात? नहीं आई? अच्छा साहब, 1914 में पहला भारतीय सीमेंट कारखाना, 1914 में पहला भारतीय कारखाना गुजरात में। कहां पर? गुजरात में। और गुजरात में भी पोरबंदर में, गुजरात के पोरबंदर में, पोरबंदर। ये पोरबंदर में देखो ये एक और काम हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में। ठीक है, ये वही पोरबंदर है साहब। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही? इंडियन सीमेंट कंपनी, इंडियन सीमेंट कंपनी ने लगाया था पहला कारखाना। 1914 में पहला भारतीय कारखाना गुजरात के पोरबंदर में इंडियन सीमेंट कंपनी ने लगाया। ठीक है साहब, इसी समय राजस्थान में लाखेरी, मध्य प्रदेश में सतना में गुजरात के पोरबंदर
कारखाने स्थापित हुए थे। उत्पादन तथा रोजगार की दृष्टि से देश में इस उद्योग का दूसरा स्थान है। उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से देखो, जितना उत्पादन हो रहा है सीमेंट का और जितने लोगों को ये रोजगार दे रहा है, उत्पादन और किसकी दृष्टि से? रोजगार की दृष्टि से उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से भारत में किसका? सीमेंट का। उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से भारत में सीमेंट का स्थान, सीमेंट का स्थान दूसरा। कौन सा स्थान है? दूसरा। लोगों को रोजगार दे रहा है भारत में दूसरे नंबर पे, और उत्पादन भी किया जा रहा है। ठीक है सर। विश्व में भी उत्पादन की दृष्टि से भारत चीन के बाद दूसरा बड़ा देश है। इस उद्योग का स्थानीयकरण कच्चे माल और सस्ते परिवहन भागों में हुआ है। देखो साहब, इस उद्योग का स्थानीयकरण कच्चे माल और सस्ते परिवहन के भागों में हुआ है। ये सस्ते परिवहन, एक तो ये परिवहन, सस्ते परिवहन, एक तो सस्ते परिवहन है, इस पे देखेंगे हम। एक है कच्चा माल। कच्चा माल, तो देखो कच्चा माल यहाँ चट्टानों से जब खनन हो रहा है, चट्टानों से पत्थर जो निकल रहा है, उस पत्थर का सीमेंट बन रहा है। तो सीमेंट का जो पत्थर है, सीमेंट की चट्टानें हैं उस जगह पर, ये तो हो गया कच्चा माल, क्योंकि वहां खनन में पर्याप्त मात्रा में सीमेंट के पत्थर, सीमेंट की सिलाएं निकल रही हैं, तो उनको पीस करके ही तो बनाया जाएगा, ये सीमेंट बनाया जाएगा। और सस्ते परिवहन, अर्थात जब सीमेंट बन जाएगा तो उसको लाने ले जाने के लिए साधनों बड़े आसानी से मिल जाएंगे। सड़कें अच्छी हैं, आसानी से आते हैं जाते हैं। उसके बावजूद कच्चा माल है, ये भी हल्के साधनों से, सस्ते साधनों से ही अपने प्लांट तक सीमेंट का पत्थर जा सकता है। सीमेंट प्लांट में जब बन जाएगा तो उसको भी दूर दराज पहुंचाने के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में साधन है। देखो, पश्चिम के देशों को जब ज्यादातर हम सीमेंट का निर्यात करते हैं तो ये बंदरगाहों के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? बंदरगाहों के माध्यम से। तो ये सारी सुविधाएं समुद्री मार्ग से होता है, ये सारी सुविधाएं हमारे भारत देश में हैं। ठीक है। इस उद्योग भागों, क्योंकि 1 टन सीमेंट बनाने के लिए 1.6 चूना पत्थर, 0.38 टन जिप्सम तथा 3.8 टन कोयले की आवश्यकता होती है, जो मैंने बता दी। अब बारी आती है साहब राजस्थान। राजस्थान के मामले में जानकारी करेंगे। देखो, विश्व के बारे में बता दिया, भारत के बारे में बता दिया, अब राजस्थान के बारे में। तो सीमेंट के प्लांट, सीमेंट की फैक्ट्रियां, उद्योग राजस्थान में कहाँ हैं और कब हुए, और उत्पादन की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो सीमेंट के उत्पादन में राजस्थान प्रथम। राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। सीमेंट के उत्पादन की दृष्टि से देश में राजस्थान का प्रथम स्थान है। ठीक है साहब। और इसका पहला प्लांट 1912-13 में लाखेरी में, ये लाखेरी बूंदी में पड़ता है, बूंदी में यहां लगाया गया था। ठीक है।
इसका केंद्रीयकरण निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, समाई माधोपुर तथा एक पेटी में पाया जाता है। इसके अलावा उदयपुर, नागौर, पाली, सिरोही में भी है। इसके साथ साथ उदयपुर में भी, नागौर में भी और पाली में भी सीमेंट के कारखाने हैं। ठीक है साहब। राजस्थान राज्य देश के कुल उत्पादन का 16% भाग, राज्य में 90% पोर्टलैंड सीमेंट तथा 10% सफेद सीमेंट का निर्माण किया जाता है। देखो साहब, 90% तो 90% पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड, और 10% सफेद सीमेंट। अब ये सफेद सीमेंट के और बताऊंगा मैं कारखाने कहाँ कहाँ पर हैं। ठीक है, तो सफेद सीमेंट के कारखाने एक तो है गोटन में सफेद सीमेंट, सफेद सीमेंट, सफेद सीमेंट भैया। एक तो है गोटन नागौर, गोटन नागौर है, नागौर में कहाँ पर है? नागौर जिला है, अपने राजस्थान का है, इसमें गोटन में है। यहाँ सफेद सीमेंट। एक खारिया खंगार है भैया, खारिया, खारिया खंगार, खारिया खंगार, ये भैया जोधपुर में है तुम्हारा। जोधपुर भी एक राजस्थान का जिला है। जब मानचित्र बताएंगे, पढ़ाएंगे, जब आपको बता देंगे। ठीक है साहब। अब ऐसा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये तो राजस्थान की बात हो गई सब। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, देखो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश में था। ये कुल उत्पादन में भारत में अग्रणी है और 22% सीमेंट, देश के कुल सीमेंट का 22% इनसे प्राप्त होता है ऐसा। ठीक है साहब। और सर्वाधिक बड़े कारखाने कटनी, यतना कारखाने, कटनी, यतना, दुर्ग, कटनी, यतना, दुर्ग और मंधार आदि। अब बारी आती है साहब गुजरात की। देखो साहब, गुजरात भी उत्पादन की दृष्टि से चौथे नंबर का राज्य है। गुजरात चौथे नंबर का राज्य है गुजरात। ठीक है साहब। अब गुजरात में इसकी 16 इकाइयां हैं। यहाँ पर अहमदाबाद, भावनगर, गुजरात में भी अहमदाबाद, भावनगर, पोरबंदर, राजकोट आदि। अब बारी आई है तमिलनाडु की। तमिलनाडु इसके सर्वाधिक पठार, सब यहाँ तमिलनाडु के पठार से कच्चा माल मिल जाता है।
तो पठारों से निकलता है तमिलनाडु में, पठारी भागों से, पठारी भागों से कच्चा माल प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? कच्चा माल पठारी भागों। ठीक है सब। यहाँ तिरुनेलवेली, डालमियापुर, तलायथू, राजमलायम आदि हैं। अन्य राज्य उत्तर प्रदेश, झारखंड है, जो कि 4.8 तथा 4.4% देश का उत्पादन करता है। यहाँ पर चुर्क, चौपन, चुनार, डाला तथा झारखंड में पंटल, सिंदरी में कारखाने। कर्नाटक में पश्चिमी घाट तथा कर्नाटक पठार के कारण भद्रावती, बागलाकोट, बेंगलोर, बीजापुर, गुलबर्गा, आंध्र प्रदेश में तेलंगाना, रायलसीमा क्षेत्र के कच्चे माल की सुविधा से हैदराबाद, वारंगल, आदिलाबाद, विजयवाड़ा, कृष्णा, नलगोंडा तथा केरल, बिहार में स्थापित हैं। अब बारी आई है कागज उद्योग की। सीमेंट उद्योग पूरा हो गया साहब, अब हो गया कागज उद्योग। कागज उद्योग, कागज उद्योग, कागज उद्योग। देखो साहब, यह प्राचीन काल का, यह प्राचीन काल का कुटीर, यह प्राचीन काल का कुटीर उद्योग है। कब का है? प्राचीन काल का। प्राचीन काल से है वर्णन इसका मिलता है। देखो कुछ ऐसा बताते हैं, पहले भी मैं एक दिन बता रहा था आपको। प्राचीन काल में जब कागज का विकास नहीं हुआ था, तो ऋषि मुनि, ज्ञानी पंडित जो कुछ लिखते थे वो केला के पत्ता पे लिखते थे। जैसे अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे या कोई ग्रंथ लिखते थे, या तो केला के पत्ता पे लिखते थे। भोजपत्र के जो आता है ना, भोजपत्र आता है, उस पर लिखते थे। पेड़ों की छाल पे लिखते थे। कुछ ऐसा वर्णन मिलता है। और वो किससे लिखते थे? हाथों से ही लिखते थे। किससे लिखते थे? हाथों से ही लिखते थे। अब बताओ तुम, ये ऐसा ही तो उद्योग है जिसमें कृषि की जरूरत पड़ती थी, और कृषि के साथ साथ पेड़ों की जरूरत पड़ती थी। बस खेती बाड़ी करेंगे जब भी तो केला होगा, जब भी तो भोजपत्र होगा, जब भी तो छाल होगी पेड़ों की। तो देखो, ये प्राचीन उद्योग इस वजह से हो गया कि आज जो कागज बनाया जा रहा है वो भैया पेड़ों के अवशिष्ट से लुगदी बना करके ही तो हो रहा है। बस कृषि के पदार्थ और पेड़ों की छालों से या पेड़ों के अवशिष्ट पदार्थ हैं जो उनकी लुगदी सी बना लेते हैं, उनसे ही तो कागज बनता है। देखो अपनी कॉपी बनती है, कॉपी तो कोई कॉपी आपने देखी, कॉपी की जो जिल्द है ना, पत्थर सा रहता है, उसको देखो हटा करके, उसमें आपको तांतु तांतु से नजर आएंगे। तो ये पेड़ों के अपशिष्टों की लुगदी तो है ही। ठीक है। हाँ, भारत में 70% कागज गन्ने की खोई से बनता है। भारत में 70% कागज किससे बनता है? कागज गन्ने की खोई। किससे? गन्ने की खोई से बनता है। 70% कागज किससे बनता है? गन्ने की। तो देखो अपशिष्ट पदार्थ तो है गन्ना, शुगर मिल में जाता है, उसकी चीनी बन जाती है, और वो खोई सी है जो छिलपन सी जो बाहर आ जाती है, उसका कोई काम नहीं है, तो अपशिष्ट ही तो कहेंगे उसको। फिर उसको हम काम में लेते हैं सर, और वो आता है फिर कागज उद्योग में कच्चे माल के रूप में। ठीक है। आधुनिक स्वरूप का पहला कारखाना श्री रामपुर में लगाया गया। इसके बाद 1810 से 1867 में मद्रास व हुगली में खोला गया, किंतु यह प्रयास विफल रहा।
1879 में पहली भारतीय मिल लखनऊ में इंडियन पेपर मिल के नाम से स्थापित हुई। 1879 में 1879 में पहली भारतीय मिल लखनऊ कहाँ पर? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ में इंडियन पेपर मिल, नाम क्या रख दिया? इंडियन पेपर मिल। ठीक है सर, ये लगाई गई। 1861 में टिटागढ़ पेपर मिल की स्थापना हुई। आजादी के समय 17 कारखाने थे जिसकी उत्पादन क्षमता 19,000 टन थी। वर्तमान में लगभग 8 से बड़े छोटे कारखाने हैं। इनमें 128 लाख टन का उत्पादन हो रहा है। यह उत्पादित माल का 65% अखबारी कागज तथा शेष अन्य कार्यों के लिए किया जाता है। देश में इस उद्योग का स्थानीयकरण निर्माण सामग्री की प्राप्ति क्षेत्रों सस्ते परिवहन वाले भागों में हुआ है। इस दृष्टि से निम्न राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं साहब? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है, अब बारी आई है सब औद्योगिक प्रदूषण। या ये औद्योगिक प्रदूषण क्या है? ये प्रश्न पूछा था एक बार यहीं से प्रश्न पूछा गया है। हो सकता है अब की बार भी एक प्रश्न यहीं से पूछ लिया जाए। ये औद्योगिक प्रदूषण क्या है? औद्योगिक प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण। ये औद्योगिक प्रदूषण क्या है? देखो साहब, एक फैक्ट्री तो ये लग गई साहब, एक फैक्ट्री ये लग गई साहब, एक फैक्ट्री ये लग गई साहब, एक फैक्ट्री ये लग गई साहब, एक ये लग गई साहब। देखो, जब इतनी सारी फैक्ट्री लग गई, ये इतनी सारी फैक्ट्री लग गई, तो देखो जब ये फैक्ट्री चलेगी तो इसमें मशीनें चलेंगी सब, चलेंगी कि नहीं चलेंगी? आवाज करेंगी सब मशीनें। ये चलेगी तो इसकी आवाज करेगी सब। ये फैक्ट्री चलेगी, इसकी मशीनें चलेंगी, आवाज ये भी करेंगी, ये भी आवाज करेंगी, ये भी आवाज करेंगे। देखो, जब बहुत सारी फैक्ट्रियां चलेंगी तो बहुत सारी आवाज होगी और बहुत सारा ध्वनि प्रदूषण होगा कि नहीं होगा? बहुत सारा ध्वनि प्रदूषण होगा ना। तो औद्योगिकरण से क्या हुआ? ज्यादा उद्योग लगाने से प्रदूषण हुआ, और वो कौन सा प्रदूषण है? ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण एक तो बढ़ जाएगा ध्वनि प्रदूषण, क्योंकि कंपनियां जब चलेंगी, फैक्ट्रियां जब चलेंगी, मशीनें चलेंगी, तो ध्वनि प्रदूषण होगा। पहली बात। देखो साहब, दूसरा प्रदूषण और होगा साहब। देखो, जब फैक्ट्रियां चलेंगी तो इनमें से जल की निकासी होगी। भाई, पानी तो निकलेगा ही, गंदा गंदा पानी निकलेगा, ऑयल निकलेगा, गंदा गंदा पानी निकलेगा, और ये पानी छोटे छोटे नालियों के माध्यम से बड़े बड़े नालेन में जाएगा, नालेन से बड़े बड़े नहरों में जाएगा, नहरों से फिर ये नदियों में जाएगा। तो बताओ, ये जल प्रदूषण हो गया कि नहीं हो गया? जल प्रदूषण। जल प्रदूषण जो पहले कभी नदियों का पानी स्वच्छ रहता था, साफ रहता था, नहरों के पानी को लोग पीते थे, अब ना तो उन नहरों का पानी पीने के लायक रहा है और ना नदियों का रहा है। देखो, एक अपनी गुड़गावा कैनाल है, एक गुड़गावा कैनाल इधर से आ रही है, ये नौनेरी की तरफ से आ रही है, ये आसुका नौनेरी की तरफ है, नंदीरावास होकर के फिर इधर जाती है जो। तो इस गुड़गावा कैनाल में पहले ये जो पानी आता था,
या दिल्ली में यमुना नदी बहती है, कौन सी नदी है? यमुना। यमुना नदी में ओखला के पास से, और इसने पानी कट कर दिया साहब यमुना नदी का। यमुना नदी का पानी आता था, बहुत बढ़िया पानी था। पानी इतना बढ़िया था, इतना बढ़िया था कि देखो दूर दूर से लोग स्नान करने के लिए आते थे, बच्चे आते थे, हम भी आते थे स्नान करने के लिए, हम भी खुद अपने गांव से चल करके स्नान करने के। इतना अच्छा पानी था, जड़ी बूटियों का पानी था। भाई देखो ये सारी नदियां हैं जो पर्वतों से ही तो निकली हैं, और जड़ी बूटियों का पानी है, पर्वतों पे जड़ी बूटियां हैं तुम्हारी। गंगा जी का पानी कितना स्वच्छ है, यमुना जी का कितना स्वच्छ है। तो भैया बहुत बढ़िया पानी था, लोग बाग पानी को नहाते थे तो पीते भी थे, मवेशियों को पिलाते थे। अब मामला क्या हो गया है पिछले 20, 25, 30 साल से, कि ये जो यमुना नदी का पानी था, देखने में तो गुड़गांव कैनाल यमुना नदी से आ रही है, लेकिन ये फैक्ट्रियां थी ना, फैक्ट्रियां थी, ये फैक्ट्रियों का जो नाले का पानी था, वो गंदे नाले का पानी था, वो सारा की सारा पानी और अब गुड़गांव कैनाल में आता है। किसमें आता है? गुड़गांव कैनाल में। अब आपने देखा भी होगा वहां जा करके कि गुड़गांव कैनाल का पानी, जब गुड़गांव कैनाल का पानी जब कभी हम देखने के लिए जाते हैं या आसपास वहां से गुजरते हैं, अपने खेतों को देखते हैं, तो वो पानी पीने की तो बात दूसरी है, देखने के लिए भी अच्छा नहीं है। काले रंग का पानी है, दुर्गंध आती है, बदबू आती है। स्नान करते थे, अब तो निकलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। खेतों में जब किसान सिंचाई कर देते हैं तो खेतों में भी और काले ही काले खेत हो जाते हैं, गंदक सी एक तरह की जगह, कितना तारकोल आ रहा है इसमें बह करके। तो ये सब हुआ है, हमारे गुड़गांव कैनाल के पानी को दूषित कर दिया, पीने के लायक नहीं रहा, मवेशियों को पिलाने के लायक नहीं रहा। सिंचाई के लिए तो कर रहे हैं किसान, लेकिन सिंचाई के लिए भी मैंने आपको बताई थी कि उसमें इतने सारे केमिकल सारे खेत के रंग को बदल देते, तो वो फसल के लिए भी अब धीरे 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 नुकसान पहुंचाएगा। ये जल प्रदूषण हुआ, उद्योगों की वजह से ही तो हुआ। ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, एक हो जाएगा वायु प्रदूषण। कौन सा प्रदूषण? वायु प्रदूषण। अब भैया ये वायु प्रदूषण क्या है, ये और देखो साहब, जब फैक्ट्रियां चलेंगी, मशीनें जब चलेंगी, तो भैया उनका बुरा दासा तो उड़ेगा ही। सीमेंट की फैक्ट्री है, जब सीमेंट बनता है तो देखो सीमेंट का बुरा दासा उड़ता है कि नहीं उड़ता है। कहीं हमारी कपड़ा बनाने की फैक्ट्री है, बुरादा उड़ता है कि नहीं उड़ता है? उड़ता है नहीं जब चलती है, जब, ठीक है। सफेदी बनाने की फैक्ट्री है, बुरादा उड़ता है। जब बुरादा ये उड़ेगा, वायु में घुल मिल जाएगा, और जब हम सांस लेंगे तो बताओ हमारे सांस के साथ ये वायु के साथ प्रवेश होकर के हमारे अंदर जाएगा, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा? पहुंचाएगा ने। हमको शुद्ध वायु भी नहीं मिलेगी, हमको शुद्ध वायु भी नहीं मिलेगी। देखो कभी कभी आप गए होंगे निकल करके, ये दूध के प्लांट है ना, दूध के प्लांट, ये दूध के प्लांट देखे हैं आपने? कभी कभी आपने ये दूध के प्लांट देखे हैं? इन दूध के प्लांटों में और मामला क्या है, तो वो गंदा जल निकलता है, और गंदे जल को जब हम देखते हैं कि ये प्लांट वाले किसी टैंकर में भरवा करके और दूसरी जगह उसको उड़ेल करके आते हैं, या फिर हम प्लांट के पास से जब गुजर करके जाते हैं तो इतनी बुरी दुर्गंध आती है, बदबू आती है, हमारा निकलना भी मुश्किल हो जाता है। तो बताओ ये वायु प्रदूषण कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? देखो ये ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये जितने भी प्रदूषण हैं, ये सारे की सारे मानव मस्तिष्क के लिए हानि पहुंचाते हैं। मानव मस्तिष्क के लिए क्या पहुंचाते हैं? हानि। क्या पहुंचाते हैं? हानि। अब ये हानि कैसे पहुंचाते हैं मानव मस्तिष्क के लिए, इसको समझाएंगे हम। देखो भाई,
जब ध्वनि प्रदूषण होगा लोगों को पूरी नींद नहीं मिलेगी सर, चिड़चिड़ापन रहेगा। जल प्रदूषण होगा, लोगों को शुद्ध जल नहीं मिलेगा पीने के लिए, लोग बीमार हो जाएंगे, लोग तनाव में रहेंगे, खांसी जुकाम बुखार मलेरिया टाइफाइड वगैरह बना रहेगा। वायु प्रदूषण होगा, शुद्ध वायु नहीं मिलेगी, टीबी जैसी समस्या, अस्थमा जैसी समस्याएं हो जाएंगी, बीमारियां हो जाएंगी। जब आदमी का शरीर रोगाणुओं से ग्रसित हो जाएगा तो क्या होगा, फिर वो तनाव में रहेगा। तनाव में रहेगा कि नहीं रहेगा? और भैया जब तनाव में रहेगा तो इसका नुकसान भारत को उठाना पड़ेगा, क्योंकि भारत की तो बात कर रहे हैं हम। ठीक है साहब, अब आज तुम्हारा इतना ही है, कल इससे ज्यादा पढ़ाएंगे। ठीक है।